हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद हो रही है, बीच में काफ़ी गैप आया ड्यू टू सम पर्सनल डिफिकल्टीज। और सबसे पहले तो जितने भी बच्चों ने चीज़ों को समझा, जितने भी बच्चों ने सपोर्ट किया, उनका दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे शिकायत कर रहे थे, काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी जिन बच्चों की, और जो भी वो बोल रहे थे कि ये एक हैबिट हो चुकी है या फिर क्या हो चुका है, तो ठीक है भाई, आपके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। देखो, ऐसा होता है बेटा, लाइफ होती है, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, सबकी लाइफ में चल रहे होते हैं, आपके में भी चल रहे हैं, मेरी भी चल रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं है ना केवल कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। अगर मैं खाली यूट्यूब कर रहा होता तो मैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, मैं कर लेता। दूसरी बात, आपको पता है मैं अकेला अकेला सारी चीज़ों को संभाल रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। ठीक है, अभी हमने शुरुआत किया है तो मैं अकेला संभाल रहा हूँ सारी चीज़ों को, टीम भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको सारी चीज़ें, जितना भी कंटेंट अभी तक प्रोवाइड करा है मैंने, सारा का सारा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। कोई अभी तक एक सिंगल पैनी भी मैंने चार्ज नहीं किया है। दूसरी बात, मैं एक ऑफिस संभालता हूँ, मैं अच्छा खासा एक भारतीय सरकार का एक ऑफिस संभालता हूँ, तो वहाँ पर भी एक अच्छी खासा मेरा सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी वहाँ पर इन्वेस्ट होता है। तीसरी चीज़, अकेला यूट्यूब कर रहा हूँ और मेरे एक फैमिली भी है भाई, मुझे वो भी चलानी है। तो बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ में चल रही होती हैं और अकेला इंसान अगर किसी चीज़ को, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। जिन्होंने समझा है चीज़ों को, जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिन्होंने वेट किया है पैशनेटली, उनका दिल से धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, जिन बच्चों ने क्रिटिसिज्म किया है, जो भी किया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं ठीक ही है, आपका भी सारी चीज़ें ठीक ही हैं, आप भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार ही करते हो, तभी आपकी तरफ से वो चीज़ें आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप भी मेरी क्लास का वेट कर रहे थे उसके लिए, तो आपको भी ठीक है बेटा, आपको भी मेरा बहुत सारा प्यार है, बट आप चीज़ों को समझें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, चलिए भाई, अब शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। और क्लास को पहले की तरह बिल्कुल सेम फॉर्मेट पिछला वाला ही है। क्लास की स्टार्टिंग में आपको मिलेगी वोकैब, डेली वोकैब, और ये ना पूरी क्लास इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करा है, इस तरीके से इसको सेट किया है कि ये एक अकेली क्लास ही काफ़ी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस को सेट करने में। बेटा, आप एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब देख रहे हो, ये सारा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो, स्टार्टिंग में डेली वोकैब करेंगे, हमेशा की तरह करते हैं। एडिटोरियल से सेलेक्ट करता हूँ मैं वोकैब और डेली वोकैब, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं होता है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है क्या, कभी कभी प्रिपोजिशन भी आ जाता है। आगे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर करते हैं इनके, कि भाई 3 के आसपास सिनोनिम्स रहते हैं और 3 के आसपास एंटोनिम्स रहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जितने पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं, सारे के सारे मैंने इस क्लास में सेट किए हैं। तो ये आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं अकेली क्लास में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और आपकी प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। नेक्स्ट, और इनको तरीके से अभी तो हमने निमोनिक्स वगैरह, रूट्स वगैरह से भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्लास को सिंपली देख लेना है। उसके बाद जब तक आप क्लास पूरी करोगे, एंड तक चीज़ें ऑटोमेटिकली रट जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। सेकेंड पोर्शन में कवर करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे डिटेल में, एक द हिंदू से एडिटोरियल उठाएंगे, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज में दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। रीडिंग आपको अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें आप अच्छे से उनका मीनिंग निकाल पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। आगे कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट पर है, जैसा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही सेट है, ये क्लास भी है और क्वेश्चन पेपर भी है। आगे थर्ड पोर्शन में कवर करते हैं क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआर, यानी कि पैराजंबल, क्योंकि आजकल एग्जाम में, सभी एग्जाम में आ रहे हैं क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनको टैकल करना। जब आप मेरे साथ डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो और कुछ ट्रिक्स जो मैं बताता हूँ उनको अगर आप अप्लाई करते हो, तो फिर इनमें फुल मार्क्स सिक्योर करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर भी आप फिर फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। फोर्थ पोर्शन, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जितना आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ा है, सब कुछ इतने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि सारे का सारा आपको याद हो जाएगा, लेकिन वोकैब की नेचर होती है कि उसको एक प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है, तो फिर यहाँ पर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको मिस मत करना। ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर मुझे लगता है भाई साहब कुछ नहीं बचता, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। एक अकेली क्लास और पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास है इस सेगमेंट की,
क्योंकि इसके रीजन है, पहला देखो वोकैब कवर करते हो यहाँ से, सेकेंड आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर हो जाता है, थर्ड आपकी ग्रामर, ठीक है, थर्ड आपकी हो जाएगी यहाँ पर ग्रामर, फोर्थ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ग्रामर, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो जाएगा, फिफ्थ यहाँ पर आपके PQRS कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे इसको, और सिक्स्थ यहाँ पर आपकी ट्रांसलेशन चल रही है, और सेवंथ यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर प्रैक्टिस, ठीक है, एक प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस कितनी हो रही है, 10 के आसपास तो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें एडिटोरियल वाले पार्ट में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के और ग्रामर के, और लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन, तो लगभग 35 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पर सोल्व कर रहे हो, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। तो सोचो अगर आपने इस क्लास को कुछ महीने भी कंटिन्यू किया तो सोचना भाई आपकी क्लास कहाँ पहुँच जाएगी, आपके क्लास नहीं सॉरी, आपका जो वोकैब का लेवल है, आपका जो ग्रामर का कंप्लीट इंग्लिश का जो लेवल है वो कहाँ पहुँच जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ऑलराइट, चलिए भाई, ये बच्चे इन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। SSC के जितने एस्पिरेंट हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL, स्टेनो या कोई और भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे की करते हैं, टीचिंग, डिफेंस, या जैसे कि NDA या CDS होता है, या CAPF, और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC एस्पिरेंट्स बिना लैंग्वेज के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप लैंग्वेज के बिना उखाड़ लेंगे कुछ नहीं हो पाएगा भाई। आप कितनी भी नॉलेज है, आप नॉलेज का पूरा समंदर भी हो ना, तब भी आप बिना लैंग्वेज के तो कुछ अपनी बात को ही नहीं कह पाओगे, तो कैसे करोगे फिर। तो आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करती है ये लैंग्वेज, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग करें अपना पहले। ऑलराइट, चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है चर्न। वर्ब भी है, नाउन भी है, इसका मतलब होता है मथना या फिर उथल पुथल करना। टू स्टिर विगरसली, टर्मोइल और एजिटेशन। भाई चर्न का मतलब होता है मंथन करना किसी चीज़ का, मथ देना बिल्कुल पूरा, है ना, किसी चीज़ को घुमा फिरा कर चला देना, ठीक है। टर्न प्लस ट्विस्ट, किसी चीज़ को टर्न मोड़ देना और उसको ट्विस्ट कर देना, घुमा फिरा के, उसको बोलते हैं लगातार हिलाने को, ठीक है। लगातार हिलाना मतलब कोई दूध वगैरह है, दही होती है, दही को लगातार हिलाया जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसमें से एक मक्खन निकलता है। तो बटर चर्न करके तो निकलता है, दही से मक्खन निकालने का जो होती है उसको क्या बोलते हैं, चर्निंग। द कंपनीज रैपिड पॉलिसी चेंजेस कॉज्ड एम्प्लॉय चर्न। जो कंपनी की रैपिड पॉलिसी चेंज हुआ उससे क्या कॉज हुआ, एम्प्लॉय चर्न हुआ। मतलब क्या, उनको उथल पुथल हुई, एम्प्लॉयज को निकाला गया और कुछ नई एम्प्लॉयमेंट दिया गया। एजिटेट, स्टिर और शेक, ये तीनों होते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे आप इसमें से एजिटेट को, शेक, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे सेटल, काम और स्टेबल। भाई एक तरफ तो अगर आप चीज़ों को हिला डुला रहे हो, दूसरी तरफ सेटल है बिल्कुल, काम एकदम शांत है, और तीसरा स्टेबलाइज। ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। तो चर्न का मतलब समझ में आ गया, बटर चर्न करते हैं, बटर मक्खन को कैसे निकालते हैं, चर्न करके दही से, मतलब उसको हिलाकर। अगला है मोबिलिटी, नाउन होता है, गतिशीलता को या फिर चलायमानता को बोलते हैं मोबिलिटी। एबिलिटी टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली एंड इजीली, ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता जिससे कि आप इजीली मूव कर सकते हो, आप या कोई भी चीज़ मूव कर सकती है फ्रीली और इजीली, उसी को बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी, अच्छा मोबाइल का क्या काम है, देखो मोबाइल है, आप यहाँ पर बैठे हो अपने घर पर, यहाँ से आप कहीं भी फ़ोन लगा सकते हो, मतलब कि एक मोबाइल ऐसा हो गया कि आप कहीं भी चीज़ों को घुमा सकते हो। तो मोबाइल और एबिलिटी, तो मोबाइल करने की जो एबिलिटी है, चलने की, मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है, उसी को बोलते हैं मोबिलिटी। मूवमेंट की क्षमता, मोबिलिटी मतलब एबिलिटी है मोशन की, आप मोशन कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। लैटिन वर्ड मोबिलिस होता है, उसका मतलब होता है मूवेबल, जो चीज़ मूव कर सकती है उसको बोलते हैं मोबिलिस। तो फिर उसी से बना है मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता। सोशल मोबिलिटी इज क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, इनइक्वालिटी को, असमानता को दूर करने के लिए सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिज्म, ये तीनों होते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप डायनामिज्म को मार्क करेंगे। एंटोनिम्स रहेंगे स्टिफनेस, इमोबिलिटी और रिजिडिटी, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप स्टिफनेस को मार्क करेंगे और रिजिडिटी को भी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला वर्ड है ट्रांजिशन, नाउन होता है, परिवर्तन को या बदलाव को बोलते हैं ट्रांजिशन। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आप कोई वीडियो वगैरह भी कभी आपने लाइफ में एडिट करी होगी तो उसमें आता है ट्रांजिशन इफेक्ट। मतलब क्या, आप जो उसकी रॉ फॉर्म है उससे कहीं ना कहीं उसको चेंज कर दे रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो। ट्रांजिट
ट्रांजिशन बनाते रहो, एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं ट्रांजिट करना। और ट्रांजिशन क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। स्टेट मतलब अवस्था से, ट्रांस मतलब अक्रॉस और ईशन मतलब एक चीज से दूसरी तरफ अक्रॉस जा रहे हो, मतलब चेंज हो रही है चीजें, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजायर एक लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है गो अक्रॉस, तो एक प्लेस से ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं और उसकी पूरी स्टेट बदल जा रही है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। द कंट्री इज अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। कंट्री क्या, देश है, वो अंडरगोइंग मतलब गुजर रहा है किस चीज से, ट्रांजिशन है मतलब बदलाव आ रहा है किस चीज में, रिन्यूएबल एनर्जी में। चेंज, शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांजिशन। एंटोनिम्स रहेंगे, स्टैग्नेशन मतलब वैसे का वैसा बना हुआ है, स्टेबिलिटी है, और परमेनियंस, परमेनियंस मतलब परमानेंट, परमानेंट इसी से बनता है, मतलब जैसा है वैसा ही बना रहेगा। परमेनियंस को आप इसको मार्क भी कर सकते हो, परमानेंस को। स्टैग्नेशन, स्टेबिलिटी और परमानेंस, ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। और स्टैग्नेशन को भी मार्क करो यार, ये भी अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है प्रीफेक्चर, नाउन होता है, प्रांत या फिर प्रशासनिक क्षेत्र है कोई, उसको बोलते हैं प्रीफेक्चर। जैसे स्टेट, ऐसे आप मतलब स्टेट को बोल सकते हो आप, स्टेट मतलब राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है कोई मान लो, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट क्या हो सकता है, एक एरिया ही तो है, एक क्षेत्र ही तो है, प्रांत ही तो है, तो उसको आप बोल सकते हो प्रीफेक्चर। डिस्ट्रिक्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए प्रीफेक्ट, किसी एक प्रीफेक्ट के अंदर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है अथॉरिटी के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्रीफेक्चर। और जापान में होता है खासतौर पर, ये जापान के अंदर होते हैं ये, जैसे हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, वैसे ही जापान के अंदर प्रीफेक्चर होते हैं। निमोनिक्स कैसे याद करोगे, प्रीफेक्ट। अच्छा, स्कूल में प्रीफेक्ट बनाए जाते थे, एक तो होता था मॉनिटर, एक होता था प्रीफेक्ट। तो प्रीफेक्ट का क्या काम होता था कि बच्चों को जो जैसे लंच टाइम है या फिर कोई स्टार्टिंग में जो मॉर्निंग में असेंबली वगैरह लगती है, वहाँ पर वो कमांड करता था। तो प्रीफेक्ट अपने आप को पूरा ऑफिसर समझता था। तो प्रीफेक्चर क्या मतलब, उसका एक एरिया होता था कि हाँ इधर आपको संभालना है। तो प्रीफेक्ट का मतलब है एक ऑफिसर टाइप समझ लो। प्रीफेक्चर का मतलब होता है क्षेत्र को, ठीक है, एक क्षेत्र। तो प्रीफेक्चर मतलब एक क्षेत्र, एक एरिया, एक प्रांत। और स्टेट जैसे इंडिया में हमारे स्टेट होते हैं, वैसे ही जापान के अंदर प्रीफेक्चर होते हैं। लैटिन वर्ड है प्रीफेक्टस, इसका मतलब होता है कमांड करना, तो वही उसी से बना है प्रीफेक्चर। ओसाका इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड प्रीफेक्चर्स इन जापान। जापान के अंदर ओसाका जो है वो बहुत ही डेवलप प्रीफेक्चर है, बहुत ही मतलब डेवलप स्टेट है। प्रोविंस बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट और टेरिटरी, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे सेंट्रल, कैपिटल और मेट्रोपोलिस। तो एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट, दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा कैपिटल और मेट्रोपोलिस, ठीक है, ये तीनों रहेंगे एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है रेजिलियंट, एडजेक्टिव होता है लचीला या फिर कठिनाई से उबरने वाले को बोलते हैं रेजिलियंट। एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज आई, टूटा नहीं और बहुत ही तरीके से रिकवर कर गया, उसी चीज को बोलते हैं रेजिलियंट। रेजिलियंट यानी कि री और साइलेंट, कोई चीज आई, क्राइसिस आया और फिर से कोई चीज अगर साइलेंट हो गई, फिर से उबर गई, उसको बोलते हैं रेजिलियंट। स्प्रिंग इज रेजिलियंट, दबाने के बाद भी वापस आती है कोई चीज, उसको बोलते हैं रेजिलियंट। मतलब क्या, रिटेलिएट भी बोल सकते हो, रिटेलिएट करेगा कोई चीज अगर, बहुत तरीके से चीजों को संभाल लेगा, रिकवर कर जाएगा, रिवाइव कर जाएगा, उसी को बोलते हैं रेजिलियंट। चिल्ड्रन आर ऑफन मोर रेजिलियंट देन एडल्ट्स। चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट से ज़्यादा रेजिलियंट होते हैं, मतलब क्या, लड़ने की क्षमता उनमें रोग वगैरह से या चीज़ों से रिकवर करने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है। टफ, फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल, एडेप्टेबल मतलब चेंज करने के, एडेप्टेबल को मार्क कर सकते हो, फ्लेक्सिबल और टफ तो आपको पता है। एंटोनिम्स, अच्छा एक तरफ रेजिलियंट जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छी खासी विल पावर होती है उसके अंदर, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, फ्रेजाइल, कमज़ोर को नाजुक को बोलते हैं। वीक और वल्नरेबल, फ्रेजाइल को आप मार्क भी करेंगे, एग्जाम में कई बार आया ये। वल्नरेबल और वीक दोनों तो आपको पता होगा, वल्नरेबल कई बार पढ़ाया है तो मार्क भी कर सकते हो। अगला वर्ड है कोलैबोरेशन, नाउन होता है, सहयोग या फिर सहभागिता को बोलते हैं कोलैबोरेशन। वर्किंग जॉइंटली विद अदर्स फॉर अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल है, एक ही चीज पर काम कर रहे हो लेकिन साथ में जॉइंटली काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। को लेबर, काम मिलकर करना, लेबर का मतलब होता है काम करना, मजदूरी करना, और को मतलब साथ में, तो साथ में अगर आप किसी चीज पर लेबर कर रहे हो, किसी चीज पर काम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो। कोलैबोरेशन का मतलब होता है लेबर टुगेदर, मतलब साथ में काम करना। कोलैब, देखो को का मतलब होता है साथ, को का मतलब क्या होता है साथ, ठीक है। और लैब, लैब आप किसी के साथ लैब में काम कर रहे हो, मतलब क्या, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन हो रही है, साथ में काम हो रहा है, ठीक है। तो कोलैब आप इस तरीके से समझ सकते हो, को मतलब साथ, लैब मतलब काम करना। लैब में आप काम ही तो करते हो, कोई भी चीज़, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो या कुछ भी, तो कोलैब का मतलब होता है साथ में काम करना, कोलैबोरेशन।
और एक लैटिन वर्ड होता है कोलैबोरेट, इसका मतलब होता है वर्क विथ, तो इसी से बना है ये कोलैबोरेशन। द रिसर्च वॉज अ रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन टू यूनिवर्सिटीज़। जो रिसर्च आई है वो क्या है, एक रिजल्ट है किसी चीज़ का। कोलैबोरेशन मतलब साथ काम करा गया है, किसके, दो यूनिवर्सिटीज़ ने साथ में कोलैबोरेट करा, साथ में काम किया, और उसी का रिजल्ट है ये रिसर्च। कोऑपरेशन, अलायंस और पार्टनरशिप, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे इसमें से अलायंस को। एक तरफ तो साथ में काम करा जा रहा है, मिलकर एग्रीमेंट में है चीज़ें, दूसरी तरफ राइवलरी है, विरोध में है। कॉन्फ्लिक्ट है और अपोजिशन, मार्क कर लेंगे इसमें से राइवलरी को और कॉन्फ्लिक्ट को। अपोजिशन का तो आपको पता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है कंडेम। बहुत बार बता चुका हूँ इस वर्ड को। कंडेम वर्ब होता है निंदा करना और दोषी ठहराने को बोलते हैं कंडेम करना, आलोचना करना, निंदा करना। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, निंदा करना। और सेंटेंस करना, किसी को दोषी ठहराना। कौन डैम, किसी को डैम कर देना मतलब उसकी निंदा कर देना, उसको दबा देना, किसी को क्रिटिसाइज करना। लैटिन वर्ड है कंडेमनेर, इसका मतलब होता है ब्लेम करना, उसी से बना है कंडेम। इसी के जैसा एक वर्ड और मैंने आपको बता रखा है, कंडेम होता है निंदा करना, और एक होता है कमेंट। कमेंट इसका मतलब क्या होता है, प्रेस करना। इसका मतलब होता है प्रेस करना, यानी कि प्रशंसा करना। तो दोनों का मीनिंग सही है ना, कमेंट प्रेस करना और कंडेम निंदा करना। द यूएस कंडेम्ड द अटैक ऑन सिविलियंस, सिविलियंस पर एक अटैक हुआ तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा, उसको कंडेम करा, उसकी निंदा करी। डिनाउंस करना, सेंश्योर करना और ब्लेम करना, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। और इसमें से सेंश्योर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ रहा है आजकल। सेंश्योर को मार्क करेंगे, डबल स्टार मार्क करेंगे, और डिनाउंस को भी मार्क करेंगे। ब्लेम का तो आपको पता है, एक तरफ निंदा करी जा रही है, कंडेम करा जा रहा है, दूसरी तरफ प्रेज यानी कि वही कमेंट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं और कमेंट। देखो आ भी गया यहाँ पर, कमेंट आ भी गया वर्ड, मार्क करो। कमेंट इसका उल्टा होता है बिल्कुल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, कंडेम और कमेंट। प्रेस और अप्रूव तो आपको पता है। चलिए भाई अगला वर्ड देखते हैं, अल्बीट ना, कंजंक्शन होता है ये, इसका मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि। ऑल दो या फिर इवन दो। निमोनिक्स इसका क्या बनाएंगे, ऑल बीट, ऑल बी इट, चाहे जो भी हो, ऑल दो इट इज। अल्बीट यानी कि दो और ऑल दो एक जैसी बात होती है। मिडिल इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करा जाता था, ऑल बी इट, उसी से बना ऑल बीट यानी कि ऑल दो इट बी, जो भी हो, हालांकि यद्यपि। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑल बीट विथ हेजिटेशन, उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, ऑल बीट विथ हेजिटेशन, हालांकि हेजिटेशन के साथ में, हिजक के साथ में उसने कराया, लेकिन फिर भी कर लिया। ऑल दो और इवन इफ, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे देयरफॉर, हेंस और थस। नेक्स्ट इसका मीनिंग देख लेना आप, उसी से काम चल जाएगा, ऑल बीट। अगला वर्ड है अपटर्न। नाउन होता है उन्नति और सुधार को बोलते हैं अपटर्न करना, एन इंप्रूवमेंट और अपवर्ड टर्न। अप का मतलब होता है ऊपर, और टर्न कर गया, आपने टर्न मार दिया, चीज़ों को बदल दिया, बाजी ही पलट दी। ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन होता है, और ऊपर जाकर के आपने टर्न किया, पूरी की पूरी बाजी पलट दी, मतलब कहीं ना कहीं आपने इंप्रूवमेंट किया है, ऊपर की ओर बदलाव, अप टर्न। अपोजिट इसका रहेगा डाउन टर्न, मतलब नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो नेगेटिव रहती है, और ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव। अगर आपने ऊपर की तरफ टर्न बाजी पलट दी है तो मतलब आपने सुधार करा है, अगर नीचे की तरफ बाजी पलट दी है तो इसका मतलब हुआ है आपका गिरावट। तो डाउन टर्न इसका बिल्कुल अपोजिट रहता है। द मार्केट शोड एन अपटर्न आफ्टर मंथ्स ऑफ डिक्लाइन, मार्केट ने दिखाया है एक अपटर्न यानी कि इंप्रूवमेंट दिखाया है, मंथ्स की डिक्लाइन चल रही थी, महीनों से मार्केट गिरा हुआ चल रहा था, अब क्या हुआ है, अपटर्न हुआ यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ, चीज़ें सुधर रही हैं। इंप्रूवमेंट, अपस्विंग और रिकवरी तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे डिक्लाइन, फॉल और डाउनटर्न। आ गया ना यहाँ पर डाउनटर्न, तो डाउनटर्न इसका मतलब नीचे चीज़ें गिरावट हुई है। अगला वर्ड है टर्मोइल। नाउन होता है उथल पुथल या फिर अव्यवस्था को बोलते हैं टर्मोइल। अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूजन, एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योस हुआ पड़ा है, उसको बोलते हैं टर्मोइल। निमोनिक्स इसका क्या लगाएंगे, टर्न ऑयल। ऑयल है, तेल है, अगर आपने उसको टर्न कर दिया, उसको चला दिया, तो मतलब क्या, उल्टने पर, ऑयल को उलटने पर पूरी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा का पूरा वो उथल पुथल हो जाएगी। टर्मोइल यानी कि टर्न करना ऑयल को, जब तेल गिरता है तो सारा का सारा क्योस हो जाता है, ठीक है। तो टर्मोइल समझ में आ गया होगा अभी, कन्फ्लिक्ट को बोलते हैं या फिर एक क्योस को, डिस्टर्बेंस को। द नेशन वॉज इन टर्मोइल आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट आए और नेशन जो देश है वो कैसे है, और टर्मोइल में है, वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्योस हुआ है। क्योस, डिसऑर्डर और अपहेवल, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अपहेवल को मार्क करेंगे, कई बार एग्जाम में आया है। डिसऑर्डर और क्योस का तो आपको पता है। डिसऑर्डर मतलब चीज़ें ऑर्डर से नहीं है, व्यवस्था खराब, भंग हो चुकी है। एक तरफ व्यवस्था भंग है, क्योस है, अपहेवल है, दूसरी तरफ पीस, एकदम शांति में है, ऑर्डर में है और स्टेबिलिटी में है, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। देखा आपने, सारे के सारे वर्ड्स पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं बेटा, ठीक है। यही फायदा इस क्लास का कि आपको कुछ खास एफर्ट्स नहीं करने हैं,
आपको सिंपली क्लास को देख लेना है ध्यान के साथ में, और वन गो में पूरी क्लास को देखा करें। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ छोड़ कर क्लास को देख रहे हैं, वन गो में क्लास देखेंगे, पूरी कंसंट्रेशन अगर आपकी रही तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई साहब क्लास के एंड तक जितना पढ़ा है सब कुछ छप जाएगा दिमाग में। चलिए आप कवर करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है ग्रास रूट लेवल, जमीनी स्तर, फंडामेंटल और बेसिक लेवल ऑफ सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। ग्रास, घास कहाँ होती है? जमीन पर होती है। अगर कोई चीज़ ग्रास रूट, रूट यानी ग्रास तो जमीन पर होती है, लेकिन ग्रास का भी पूरा एकदम रूट, तो ग्रास के अगर रूट के लेवल पर कोई काम हो रहा है तो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो रहा है। द मूवमेंट गेन्ड स्ट्रेंथ एट द ग्रास रूट लेवल। मूवमेंट ने स्ट्रेंथ पकड़ी है, मूवमेंट चल रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, उसने स्ट्रेंथ पकड़ी है, जोर पकड़ा है, और कहाँ पर? एट द ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल एकदम जमीनी स्तर पर, निचले स्तर पर। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया होगा इसका भी। सेकंड है अंडर अ क्लाउड, शक के घेरे में। बहुत प्यारा इसका मीनिंग निकलता है और काफ़ी यूज करा जाता है इसको, अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशन और इन डिस्ग्रेस। बात, अच्छा आसमान में, आकाश में क्या है? सूरज है। अगर सूरज के आगे क्लाउड आ गए तो मतलब चीज़ें छिप गई, मतलब आपको साफ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो आपको डाउट होगा कि भाई कहीं रात तो नहीं हो गई है। तो अंडर अ क्लाउड अगर कोई चीज़ है तो मतलब सस्पिशन में है, डाउट में है और डिस्ग्रेस में है। द मिनिस्टर रिजाइंड वाइल अंडर अ क्लाउड ऑफ करप्शन चार्जेस। मिनिस्टर ने रिजाइन करा, और कब करा? वाइल, जब वह अंडर अ क्लाउड था, मतलब डाउट में था, करप्शन चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए थे। जब वह करप्शन चार्जेस के शक के घेरे में था तब मिनिस्टर ने रिजाइन किया। इन द वेक ऑफ के बाद, परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज ए रिजल्ट, फॉलोइंग समथिंग। मैनी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। इन द वेक ऑफ क्राइसिस, कोई क्राइसिस चल रहा था, हंगामा हो रहा होगा, तो उसके समय पर इन द वेक ऑफ यानी कि उसके रिजल्ट में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कई बार एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पुराना ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, इसमें से एक बस ये काट लो, ये वाला चिप ले लो और इसको अलग कर लो। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो आपने अलग किया, ये वाला, ये तो मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बाप है और फिर ये इसका बेटा, यही तो है। यहीं से अगर इसको तोड़ दिया तो मतलब क्या? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है बाप पर बेटा गया, मतलब क्या? बाप के जैसा ही उसी से रिजेंबल करता है। समवन हु रिजेंबल्स और बिहेव्स लाइक देयर पेरेंट। होता है ना, कुछ बच्चे क्या होता है, कोई लड़का है कोई, वो बिल्कुल अपने पापा के जैसा होता है, बिल्कुल उसकी वही लैंग्वेज, वही टोन, वही बिहेवियर, सब कुछ वैसा ही रहता है, वही एंगर इश्यूज, सारा कुछ वैसा का वैसा रहता है, तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अपने पेरेंट से जो बिहेव वो करता है, रिजेंबल करता है। ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वो क्या है? जस्ट लाइक हिज फादर, अपने बाप के जैसा है। फ्रेजल वर्ब्स, पहला है ब्रिंग ओवर, लाना या फिर किसी चीज़ को अपने स्थान पर लगा देना, उसको बोलते हैं ब्रिंग ओवर करना। टू टेक या फिर ब्रिंग समवन और समथिंग टू वंस प्लेस। शी ब्रॉट ओवर हर फ्रेंड टू द पार्टी, तो उसने क्या करा? ब्रॉट ओवर करा, मतलब वो अपने फ्रेंड को लेकर के आई है अपनी पार्टी में। ब्रिंग अप का मतलब होता है चर्चा करना, पालन पोषण करना। रेज अ टॉपिक, किसी एक टॉपिक को उठाना, किसी मुद्दे का डिस्कस करना। टू रेज अ चाइल्ड, या फिर किसी एक बच्चे को भी ब्रिंग अप करते हैं। कहते हैं ना कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, तो ब्रिंग अप यानी अपब्रिंगिंग, वही वाली चीज़ है ये। ही ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान उसने क्या करा है? ब्रॉट अप यानी कि एक इशू को ब्रिंग अप किया है, उठाया है, उसकी चर्चा करी, उसको डिस्कस किया। ब्रश ऑफ, नज़रअंदाज करना। टू डिसमिस समवन समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट, ब्रश ऑफ कर दिया, किसी चीज़ को आपने ब्रश ऑफ कर दिया, ब्रश मार दिया किसी चीज़ पर, मतलब क्या? जो कोई अनइम्पोर्टेंट बना दिया उसको। ही ब्रश्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसने उसको क्या कर दिया? ब्रश ऑफ यानी कि नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। ब्रश अप का मतलब होता है दोहराना, निखारना। पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो पेंटिंग में चीज़ों को क्या करते हैं? अगर आप किसी चीज़ पर दोबारा से ब्रश मार रहे हो तो मतलब उसको आप निखार रहे हो, उसको दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो इम्प्रूव और रिफ्रेश नॉलेज या फिर स्किल्स, तो इम्प्रूव करने को, रिफ्रेश करने को बोलते हैं ब्रश अप करना। शी ब्रश्ड अप हर इंग्लिश बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले उसने अपनी इंग्लिश को क्या करा है? ब्रश अप करा है। आपका एग्जाम आता है, आप रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को सुधार रहे हो, तो मतलब क्या? ब्रश अप कर रहे हो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में सब कुछ मिल जाता है आपको, यहीं पर जितने फॉर्मेट हो सकते हैं वो कैप के सारे के सारे इस एक सिंगल क्लास में आपको मिल जाते हैं, और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से आपको वर्ड्स ना देखने को मिले। पहला वर्ड है ट्रेसपासर्स, नाउन होता है, अतिक्रमणकारी को बोलते हैं ट्रेसपासर। वन हु एंटर्स अनदर्स प्रॉपर्टी अनलॉफुली, कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में अनलॉफुली घुस जाएगा, कब्जा कर लेगा, उसको बोलते हैं ट्रेसपासर।
ट्रेस मतलब क्रॉस कर गया, और पास कर गया, क्रॉस करके पास करके एंटर कर गया किसी दूसरे की बिल्डिंग में, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में, उसको बोलते हैं ट्रेसपासर। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो अतिक्रमणकारी हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि उनको सजा दी जाएगी। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है सजा देना। इंट्रूडर, एनक्रोचर और इन्वेडर, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स, और तीनों अच्छे वर्ड्स हैं तो इनको तीनों को मार्क करेंगे। इंट्रूडर, एनक्रोचर और इन्वेडर। तो अच्छा, एक तरफ तो घुसपैठिया है, भाई इसको घुसपैठिया भी बोल सकते हो, अतिक्रमणकारी है, इन्वेडर है, दूसरे की प्रॉपर्टी में घुस गया। दूसरी तरफ ओनर है उसका, होस्ट और गेस्ट, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है विनो, वर्ब होता है चुनना या फिर छांटने को बोलते हैं विनो करना। टू सेपरेट यूजफुल फ्रॉम वर्थलेस, किसी चीज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकालना, शिफ्ट करना, उसको बोलते हैं विनो करना। विनो, विन नाउ। अच्छा, आप कब जीतते हो? आप तब जीतते हो जब आप बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत अच्छी चीज़ों का आप चयन करते हो। तो विनो का मतलब आप बहुत माइंडफुली चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हो। द कमिटी विल विनो डाउन द कैंडिडेट्स टू 5, कमिटी बहुत ध्यान से विनो डाउन करेगी, सेलेक्ट करेगी 5 कैंडिडेट्स को। फिल्टर करना, शिफ्ट करना और सेलेक्ट करना, मार्क करेंगे इसमें से शिफ्ट को, अच्छा वर्ड है। फिल्टर का आपको पता है, छानना, छांटना। एक तरफ तो छान दिया गया है, छाटा गया है, सेलेक्ट किया गया, दूसरी तरफ कलेक्ट, कंबाइन और गैदर, सबको ले लिया। तो ये होता है इसका तीनों एंटोनिम्स, कलेक्ट, कंबाइन और गैदर। गैदर को मार्क कर सकते हो, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगला वर्ड है अकम्प्लिस, नाउन होता है सहयोगी, अपराधी। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट ए क्राइम, कोई एक व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, और कोई आर नाम का व्यक्ति अगर उसके साथ किसी क्राइम में, ए व्यक्ति कोई क्राइम कर रहा है, सपोज करो ए व्यक्ति सी व्यक्ति का मर्डर कर रहा है, ठीक है, सी व्यक्ति को ए व्यक्ति मार रहा है और उसके साथ में आर भी है, तो आर क्या हुआ इसका? अकम्प्लिस हुआ, इसका साथी हुआ। अकंपनी प्लस, अगर आप किसी क्रिमिनल को अकंपनी करते हो, उसके साथ रहते हो, तो फिर पुलिस आपको भी पकड़ेगी, अपराध में साथी है तो उसको पकड़ा जाएगा। तो अकम्प्लिस क्या होता है? अपराध में साथी। द थीफ एंड हिज अकम्प्लिस वर अरेस्टेड, चोर और उसका अकम्प्लिस यानी कि उसका साथी अरेस्ट कर लिए गए। अकम्प्लिस का एक मीनिंग और आता है, वो वर्ड भी अलग है, ACCOMPLISH, ये वर्ड होता है वो अकम्प्लिश। इसका मतलब क्या होता है? अटेन करना, किसी चीज को अटेन करना, प्राप्त करना, पा लेना किसी चीज को, अकम्प्लिश करना, ठीक है। तो गोल को आप करते हो अकम्प्लिश, लेकिन आप अगर किसी क्रिमिनल के साथ हो, कोई अगर क्राइम कर रहा है, तो आप फिर उसके हो अकम्प्लिस। पार्टनर इन क्राइम, एसोसिएट और कोलैबोरेटर। ऊपर कोलैबोरेट आया था, मतलब साथ में काम करना, तो कोलैबोरेटर है जो साथ में काम करता है। तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एसोसिएट जो उसके साथ में काम कर रहा है, तीनों का सेम मीनिंग है। उल्टा क्या रहेगा इसका? अपोनेंट, राइवल और एडवर्सरी। नेक्स्ट अगला है एफेमेरल, एडजेक्टिव होता है क्षणिक या फिर अल्पकालिक, कुछ ही समय के लिए है, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। एफेमेरल, एफेमेरल, ठीक है। हेमेरा, हेमेरा का मतलब होता है डे। कोई चीज एफेमेरल है मतलब क्या? बहुत एक दिन चलेगी, बस बहुत छोटे टाइम के लिए चलेगी, उसी को बोलते हैं एफेमेरल। एफेमेरल, ये जो फेम मेरल, ये जो फेम है ना, ये अब मरा, मतलब अब खत्म हो। एफेमेरल, ये फेम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ है तो वो कैसी होती है? एफेमेरल। फैशन ट्रेंड्स आर ऑफन एफेमेरल, जो फैशन ट्रेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत क्षणिक होते हैं, कुछ ही समय के लिए उसको वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट और शॉर्ट लिव्ड, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेगा इटर्नल, जो शाश्वत है, हमेशा के लिए, परमानेंट, एकदम लास्टिंग। ट्रांजिएंट को मार्क करेंगे, फ्लीटिंग को मार्क करेंगे, इटर्नल को मार्क करेंगे, परमानेंट और लास्टिंग का तो आपको पता है। ये जो वर्ड्स मैं मार्क कराता हूँ, इनको ध्यान से मार्क करा करें और इनको एक अलग से नोटबुक में लिखा भी करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको एग्जाम में ये वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। ये जो मैं वर्ड्स डेली सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वर्ड्स बिल्कुल निचोड़ है वो कैप का, यही वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिले। हल्के वर्ड्स नहीं आते हैं, हल्के वर्ड्स आप भूल जाओ, हल्के वर्ड्स नहीं आएंगे, वर्ड्स आएंगे जो डिफिकल्ट हैं, जो थोड़े से यूनिक है। ऑलराइट, तो मैं उनका ध्यान रखता हूँ, उन्हीं को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आगे हम कवर करते हैं, सेकंड पोर्शन में चलते हैं और एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू का एडिटोरियल है, टाइटल है रिन्यूड फोकस, दोबारा से जो फोकस लगाया जा रहा है ऑन इंडिया जापान टाइज, इंडिया और जापान के संबंधों। टाइज का मतलब होता है रिश्ते, संबंध। इंडिया एंड जापान शोड दैट देयर टाइज वर स्टेबल अमिड अ ग्लोबल चर्न। इंडिया और जापान ने शो करा, दिखाया, दर्शाया कि उनके जो टाइज थे, उनके जो रिश्ते थे, वर स्टेबल थे, अमिड, मतलब के बीच में, किसके? जो ग्लोबल चर्निंग चल रही थी, जो ग्लोबल उथल पुथल चल रही थी, उसके बीच भी इंडिया और जापान के जो टाइज थे, संबंध थे, वो एकदम स्टेबल थे।
On the first leg of his tour east, Prime Minister Narendra Modi traveled to Japan for a 2-day visit for the 15th annual summit with Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba before moving to Tianjin to attend the SCO summit. On the first leg of his tour ईस्ट यानी कि पूर्व के एक दौरे पर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑन द फर्स्ट लेग, तो पहला जो उनका पड़ाव है वो कैसा है, मोदी जी ने ट्रैवल कराया जापान को। तो पहले पड़ाव में मोदी जी गए हैं जापान, अपने 2 दिन के विजिट पर गए हैं। 15th एनुअल समिट करने जा रहे हैं जापान की जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ में, ठीक है। और ये समिट में कहाँ हिस्सा ले रहे हैं, बिफोर मूविंग टू टाइंजिन टू अटेंड द एससीओ समिट। बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर गए हैं एससीओ समिट में, लेकिन उससे पहले अपने पहले पड़ाव में ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टूर ईस्ट प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं जापान। 2 दिन का विजिट है, ठीक है जी। लास्ट समिट हुआ था एससीओ का इन इंडिया में हुआ था 2022 में। द टू साइड्स इश्यूड एट लीस्ट अ डजन डॉक्यूमेंट्स अमिड प्राइमरीली एट अपडेटिंग देयर एग्रीमेंट्स एंड गिविंग देम आ नेक्स्ट जेन फोकस। 2 साइड्स यानी कि इंडिया और जापान इश्यू करा था उन्होंने एटलीस्ट अ डजन डॉक्यूमेंट, दर्जनों डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इश्यू करे थे। एम करा था उनको प्राइमरीली किस चीज़ पर अपडेट करने में, देयर एग्रीमेंट्स एंड गिविंग देम अ नेक्स्ट जेन फोकस। अपने एग्रीमेंट्स दिखाए थे कि हम किन चीज़ों में अग्री करते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं, और गिविंग देम अ नेक्स्ट जेन फोकस, जिससे कि उसको दिया था एक नेक्स्ट जनरेशन का फोकस। बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश की थी। Japanese businesses have raised their investment targets in India to $68 billion and signed about 170 MOUs with Indian partners. जापान के जो बिजनेस थे उन्होंने रेज किया था इन्वेस्टमेंट टारगेट्स $68 बिलियन एंड साइन अबाउट 170 MOU। 68 बिलियन डॉलर का ट्रेड का जो इन्वेस्टमेंट है उसको टारगेट किया इंडिया में, और साइन करे 170 MOUs। MOUs का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडियन पार्टनर्स के साथ में बिजनेस के आपस में ये डील हुई थी। अपार्ट फ्रॉम जॉइंट स्टेटमेंट के अलावा देयर वॉज अ 2035 विजन स्टेटमेंट। 2035 का एक विजन स्टेटमेंट भी सामने आया, इंक्लूडिंग 8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन सच एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। एक स्टेटमेंट 2035 का विजन स्टेटमेंट सामने आया है। उसमें क्या चीज़ें थी, 8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन थे सच एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, भाई इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था की सिक्योरिटी, मोबिलिटी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट वगैरह की, वही चीज़ों के आदान प्रदान की, और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो आजकल ईवी वगैरह चल रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उस अभी की जो ट्रांजिशन उसका जो बदलाव आएगा उन सब का उसके अंदर चीज़ें दिखाई गई थी। अ नेक्स्ट जेन स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप हाईलाइटेड ग्रास रूट लेवल टाइज एंड अ बूस्टिंग ऑफ डायरेक्ट फैक्ट कनेक्टिविटी। एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप। स्टेट क्या है भाई, जो हमारे देश में स्टेट होता है वैसा ही जापान में होता है प्रीफेक्चर। तो उनके बीच की पार्टनरशिप हाईलाइटेड करा गया ग्रास रूट लेवल के संबंधों को, बिल्कुल बुनियादी संबंधों को, एंड अ बूस्टिंग ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी। इंडिया और जापान के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी फ्लाइट की, उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट किया गया। इंडिया एंड जापान अपडेटेड देयर 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू इंक्लूड एन एनुअल NSA लेवल डायलॉग, मोर एंगेजमेंट ओवर द क्वाड, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। इंडिया और जापान ने अपडेट किया अपने 2008 की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी ना, उसको अपडेट किया और उसमें शामिल किया, टू इंक्लूड शामिल करने के लिए क्या चीज़, एक एनुअल NSA लेवल का डायलॉग यानी कि बातचीत रही करेगी। ज़्यादा एंगेजमेंट दिखाया जाएगा ओवर द क्वाड, जो उनकी पूरी टीम है, एक इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन करा जाएगा, एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ रिफॉर्म्स के बारे में भी इन्होंने बातचीत की। ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप गोल टू बिल्ड resilient supply chains and secure critical infrastructure using Japanese technology to help manufacture and process semiconductor technology in India as Indian companies face Chinese restrictions on the export of rare earth magnets। कहने कि भाई ऑफ इंटरेस्ट, जो सबसे इंटरेस्ट की बात है वो ये है इनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बीच में जो उनके गोल्स हैं, तो बिल्ड रेजिलेंट सप्लाई चेन, एक ऐसी मजबूत सप्लाई चेन बनाई जाए जिससे कि सिक्योर करा जाए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, यूज़ करके जापान की टेक्नोलॉजी को, जिससे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों को प्रोड्यूस करने में हेल्प मिले, एंड प्रोसेस करने में किस चीज़ को, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भारत में बढ़ाने में हमको मदद मिले।
एज इंडियन कंपनीज फेस चाइनीज रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि इंडियन कंपनी ना चाइना के रेस्ट्रिक्शन फेस करते हैं ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट। जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनके एक्सपोर्ट में, यहाँ से अगर चीज़ों को हम बाहर भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको चाइना के रेस्ट्रिक्शंस को फेस करना पड़ता है। जापान्स कोलैबोरेशन विद इंडियाज हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वॉज शोकेस्ड विद मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिबा ट्रैवलिंग टू मियागी प्रोविंस बाय ट्रेन वेयर दे ऑल्सो इंस्पेक्टेड अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। कह रहे हैं कि भाई साहब जापान का जो कोलैबोरेशन है ना, जो हमारे साथ में काम कर रहा है इंडिया के साथ में, किस चीज़ में, हाई स्पीड रेल जो बुलेट ट्रेन है उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है ना बुलेट ट्रेन का, उसमें जो हम इंडिया काम कर रहा है उसमें जापान का कोलैबोरेशन है विद इंडियाज हाई स्पीड वॉज शोकेस। ये दिखाया गया मिस्टर मोदी ने और मिस्टर इशिबा जो वहाँ के जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्रैवल किया मियागी, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ की प्रोविंस है, बाय ट्रेन से गए वो। वेयर दे ऑल्सो इंस्पेक्टेड आ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, और वहाँ पर उन्होंने एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को भी इंस्पेक्ट किया। द जॉइंट स्टेटमेंट इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कंडेमनिंग नॉर्थ कोरियाज मिसाइल टेस्ट एंड न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग एंड द पहलगाम अटैक ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म albeit विदाउट मेंशन ऑफ पाकिस्तान। जॉइंट स्टेटमेंट आई दोनों देशों की तरफ से, भारत और जापान दोनों की तरफ से, और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कड़े शब्दों में कंडेम किया गया, निंदा की गई किसकी, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं जापान परेशान है नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट से और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से, तो उसकी निंदा करी गई। अब देखो दो देश हैं, जो जिससे परेशान है वो उसकी मुद्दे को उठाता है। हम परेशान है पाकिस्तान के टेरर अटैक से, पहलगाम में अटैक हुआ था और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी निंदा हमने की, हमारे साथ में जापान ने भी निंदा की। नॉर्थ कोरिया से जापान परेशान है, जापान ने उसकी निंदा की, हमने उसके साथ नहीं की, तो जॉइंट स्टेटमेंट तभी आएंगे। और क्रॉस बॉर्डर albeit विदाउट मेंशन ऑफ पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन फिर भी पहलगाम टेरर अटैक की निंदा तो की गई। द लीडर्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द अपकमिंग क्वाड समिट ऑफ लीडर्स इन इंडिया this year, which has come under a cloud over Mr. Trump's actions against India. लीडर्स, ये जो लीडर्स थे, ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस, दोनों लीडर्स ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी और दूसरे वाले जो है उनका नाम क्या है, मिस्टर इशिबा, तो उन दोनों लीडर्स ने क्या करा, ऑल्सो स्ट्रेस, जोर दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द अपकमिंग क्वाड समिट, अभी जो समिट आ रहा है ना SCO का, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर उन्होंने जोर दिया, ऑफ लीडर्स इन इंडिया दिस ईयर, इस साल, विच हैज़ कम अंडर अ क्लाउड ओवर मिस्टर ट्रम्प्स एक्शंस। और क्या है कि ये डाउटफुल हो गया, मिस्टर ट्रम्प की जो आजकल एक्शन चल रहे हैं, हर चीज़ पर वो टैरिफ लगा दे रहे हैं, सैंक्शन लगा दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर चीज़ें डाउटफुल हो जाती हैं, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने अभी पीछे रिसेंटली बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। मिस्टर ट्रम्प, जब भी आप ट्रम्प का नाम सुनते होंगे ना, दो बातें सामने आती होंगी। एक तो सबसे पहले समझ में आता होगा कि ये सरपंच साहब हैं, ये फैसले करवाते हैं जहाँ तहाँ, ठीक है, होता इनसे कुछ नहीं है, लेकिन ये डींगे मारते हैं कि मैं सरपंच हूँ, मैं फैसले कराता हूँ। और दूसरी बात, जब आप ट्रम्प का नाम सुनते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि ट्रम्प मतलब कहीं पर सैंक्शन लगा दिया गया है, टैरिफ लगा दिया गया है। दो ही चीज़ों से आजकल जाने जाते हैं मिस्टर ट्रम्प। वाइल द टेक्स्ट ऑफ द इंडियन जापान मीटिंग्स वॉज लार्जली बायलैटरल, सब टेक्स्ट वॉज जियो पोलिटिकल। वाइल द टेक्स्ट ऑफ द इंडियन जापान मीटिंग, जो इंडियन जापान मीटिंग का जो पूरा सार था, जो मेन सार था, वो तो कैसा था, लार्जली बायलैटरल था, दोनों पार्टीज साथ मिलकर चीज़ों को डिसाइड कर रही थी। लेकिन जो सब टेक्स्ट था वो जियो पॉलिटिकल था, लेकिन उसका कहीं ना कहीं परिणाम जो निकलेंगे वो जियो पॉलिटिकल है, पूरे विश्व पे भी उनका इफेक्ट मिलेगा। मिस्टर मोदी फ्लू टू टोक्यो इन द वेक ऑफ द मैसिव अमेरिकन टैरिफ्स विच थ्रेटन टू अपटर्न द इंडियन इकोनॉमी। मिस्टर मोदी टोक्यो गए, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है फ्लू, मतलब यात्रा करके, हवाई यात्रा करके वो टोक्यो गए, इन द वेक ऑफ द मैसिव अमेरिकन टैरिफ, जो अभी बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, उसके चलते मिस्टर जो मोदी हैं वहाँ गए टोक्यो, विच थ्रेटन टू अपटर्न द इंडियन इकोनॉमी। तो इसके टैरिफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो टैरिफ्स हैं, और ये टैरिफ्स क्यों लगाए गए, क्योंकि हमको धमकाना चाहता है ट्रम्प टू अपटर्न द इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी को थ्रेटन करने के लिए कि भाई आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे, उस चीज़ के लिए वो हमको करता है थ्रेटन। He also chose to make Japan his first stop before his talks with Chinese President Xi Jinping on Sunday, August 31st, 2025, towards normalizing relations after a 4-year standoff. He also chose, he का मतलब किसके आया, ये आया मिस्टर मोदी। He also chose to make Japan his first stop. नरेंद्र मोदी ने चूना जापान को पहला स्टॉप बनाया कि भाई पहले हम जापान जाएंगे,
बिफोर हिज टॉक्स विद चाइनीज प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ बातचीत अभी 31 अगस्त कल ही हुई है, उससे पहले जापान चले गए कि भाई चाइनीज प्रेसिडेंट से बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं जापान में। टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस आफ्टर अ 4 ईयर स्टैंड ऑफ, क्योंकि चाइना के साथ हमारा 4 साल से लगातार एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसके बीच में उसको नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशंस को कहीं ना कहीं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बातचीत भी हो जाएगी, और उससे पहले वो जापान चले गए मिस्टर मोदी। जापान टू इज कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन द ईस्ट चाइना सी एंड हैज टेंशंस ओवर ट्रेड विद द यूएस which led it to cancel a trade negotiation team visit to Washington. जापान टू मतलब जापान भी कंसर्न है, चिंतित है किस चीज़ से, अबाउट द सिचुएशन इन द ईस्ट चाइना सी, जो ईस्ट चाइना सी है वहाँ पर जो सिचुएशन है उससे जापान भी परेशान है, एंड हैज़ टेंशंस ओवर ट्रेड, और उसके अंदर क्या है, टेंशंस हैं, परेशानियाँ हैं ट्रेड के ऊपर विद द यूएस, यानी कि अमेरिका के साथ जापान की भी कहीं ना कहीं टेंशंस हैं ट्रेड को लेकर, which led it to cancel a trade negotiation team visit to Washington. वॉशिंगटन में एक ट्रेड नेगोशिएशन, व्यापार की नेगोशिएशन टीम विजिट करने वाली थी वॉशिंगटन को, उसको जापान को कैंसिल करना पड़ा। द मैसेज दैट मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिवा सेंट आउट वाज दैट amidst geopolitical turmoil caused by global powers, the India-Japan relations remains stable and continues to grow. मैसेज जो मिस्टर मोदी ने और जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इशिबा ने जो भेजा, जो मैसेज दिया, वॉज दैट, ये मैसेज था कि जो अमिस्ट जियो पोलिटिकल टर्मोइल, जो भी विश्व के स्तर पर उठक पटक चल रही है ना, जो भी टर्मोइल चल रहा है, जो ग्लोबल पावर्स अमेरिका जैसे देश, रशिया जैसे देश जो उथल पुथल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसके बीच में, उसके बावजूद भी इंडिया जापान की जो रिलेशनशिप है ना आज भी स्टेबल है, और अभी हम लगातार अपने रिलेशनशिप को, अपने टाइज को ग्रो करते चले जाएंगे लगातार। बहुत बढ़िया एडिटोरियल था भाई आज का, और एक जियोपॉलिटिकल अच्छा एक पिक्चर सामने आई कि भाई ठीक है चीज़ें ऐसे हैं। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द 15th इंडिया जापान एनुअल समिट। अभी जो ये समिट हुआ इसका मेन फोकस क्या था, ठीक है, ये जो अभी हो रहा है एससीओ समिट, उससे पहले इंडिया जापान का एनुअल समिट हुआ, उसके पहले जो मेन फोकस है वो क्या है, एक्सपेंड करेंगे कल्चरल एक्सचेंज को। कल्चरल एक्सचेंज तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अपडेट करेंगे अग्रीमेंट विद अ नेक्स्ट जनरेशन फोकस, हाँ ये हो सकता है। डिस्कस करेंगे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स विद चाइना। फाइनलाइज करेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को। देखो चाइना के बीच में डिस्कस जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसके बाद में तो कोई बात नहीं आई, बुलेट ट्रेन के बारे में फाइनलाइज करने की बात नहीं आई है। बुलेट ट्रेन पर तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये भी नहीं आया। कल्चरल एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अपडेट करना एग्रीमेंट, नेक्स्ट जेन फोकस, नेक्स्ट जनरेशन फोकस, बिल्कुल तरीके से चीज़ों को करने के लिए उसी चीज़ को कहीं ना कहीं अपडेट किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। वाई इज जापान असिस्टिंग इंडिया इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। जापान असिस्ट क्यों कर रहा है इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे कि वो रिड्यूस करे जापान के एक्सपोर्ट्स को। नहीं, अगर वो जापान के एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे तो वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, कट, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं जापान पर, इसकी वजह से वो इंडिया को नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यू टू चाइनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट, हाँ रेयर अर्थ मैग्नेट के जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं उसमें चाइना के रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, इसलिए फिर जापान इंडिया का हेल्प कर रहा है, उसीलिए हम उसकी हेल्प ले रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। और टू काउंटर पाकिस्तान ग्रोइंग, नहीं ये तो पाकिस्तान की तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। व्हाट जियो पोलिटिकल सिग्नल डिड मिस्टर मोदी विजिट टू जापान सेंड। क्या जियो पोलिटिकल सिग्नल मिस्टर मोदी की जापान विजिट से गया। दैट इंडिया प्रीफर जापान ओवर द यूएस, ये बात सामने आई नहीं। दैट इंडिया जापान टाइज रिमेन स्टेबल एंड ग्लोबल, हाँ ये ठीक है। मैसेज ये गया कि चाहे कितनी भी ग्लोबल टर्मोइल चल रही है लेकिन इंडिया के जो जापान के साथ टाइज हैं, संबंध हैं, वो आज भी स्टेबल हैं। तो थर्ड का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ग्रामर क्वेश्चंस करिएगा, देख रहे हो बेटा कितना कुछ, कितना कंटेंट भर भर के इसमें डाला गया भाई, कुछ नहीं छोड़ा यार। पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है ये। आप डेली बेसिस पर क्लास भी ले रहे हो और एक क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर रहे हो। कुछ महीने में सोचना आपकी कहाँ पहुँच जाएगी भाई साहब तैयारी, कुछ नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। चूज करेंगे आप करेक्ट सेंटेंस। 3 सेंटेंस गलत है, 1 सेंटेंस ठीक है, जो ठीक है उसी को सेलेक्ट करना है। द 2 लीडर्स हैज़ अग्रीड टू स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन। 2 लीडर्स हैं, बात हो रही है प्लूरल की, हैज़ क्या कर रहा है यहाँ पर, कर दो, हैव आएगा। द 2 लीडर्स हैव अग्रीड टू स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन, ये तो ठीक है। द 2 लीडर्स आर अग्री, आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आता है या फिर थर्ड फॉर्म आता है, तो आर अग्री तो बिल्कुल गलत हो गया। द 2 लीडर्स अग्रीइंग, अग्रीइंग तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा,
यहाँ पर इज एम आर वॉज वर्क कुछ तो आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। एक ऑप्शन बचता है बी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टू लीडर्स प्लूरल है उसी के लिए आया है। अग्री करते हैं, थर्ड फॉर्म आया है, टू स्ट्रेंथन नियर कोऑपरेशन, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एरर आपको फाइंड करनी है। जापान एंड इंडिया वॉज अपडेटिंग, देखो जापान और इंडिया दो चीज़ें हुई ना, ये तो दो के लिए तो वर आएगा, यहाँ पर वर आएगा, तो कहाँ पर आएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में एरर है। जापान एंड इंडिया वर अपडेटिंग दियर 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू इंक्लूड एनुअल एनएसए लेवल डायलॉग, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर अपडेटिंग होना चाहिए। Fill in the blank. The leaders stressed the importance of the Quad Summit, which has come dash a cloud due to US policies. A cloud, above a cloud, under a cloud, तो ये पूरा एक idiom है। Under a cloud मतलब क्या, डाउट में, सस्पिशन में, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लोज टेस्ट करिएगा भाई, चलिए। इंडिया एंड जापान हेल्ड देयर 15th एनुअल समिट इशूइंग, आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं कर लूंगा। पढ़िएगा भाई, जल्दी से पढ़िएगा इसको, फिर मैं करवाता हूं। आप लोग यार कुछ कमेंट वगैरह भी करा करिए, साथ में आप पढ़ते रहते हैं, सारी चीज़ें करते हो, और सारा कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं, तो एक थैंक्स तो बनता है, क्लास की अप्रिशिएशन तो बनती है, ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर कमेंट किया करिएगा, उससे आपका मुझे लगता है कि आप एंगेज हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हमारा हम लोगों का हो नहीं रहा ना आपस में, तो फिर आप लोग बीच में कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट, ये जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों को करते रहिएगा। बीच में कोई क्वेश्चन आप रेज कर दीजिए, मैं उसका कमेंट में आपको जवाब दूंगा। क्लास आपको कैसी लग रही है वो आप कर दीजिए, कुछ आप ऐड करवाना चाहते हैं क्लास में वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कमेंट आपका आना ज़रूरी है भाई, तभी तो लगेगा कि यार हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, अदरवाइज तो ऑनलाइन में कैसे जुड़ेंगे हम। चलिए कोई नहीं, आप कर देंगे, मुझे पता है आपका। क्लोज टेस्ट करते हैं। इंडिया एंड जापान हेल्ड देयर 15th एनुअल समिट, उन्होंने अपना 15वां एनुअल समिट किया। इश्यूइंग अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स को इश्यू किया। एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द एरियाज, कैसे एरियाज में कोऑपरेशन, सच एज टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। द हाईलाइट वॉज देयर फोकस ऑन बिल्डिंग कैसी सप्लाई चेन, कैसी सप्लाई चेन को बिल्ड करने में उनका पूरा हाईलाइट था। फ्रेजाइल, एक कमजोर सप्लाई चेन करेंगे, नहीं करेंगे, कटो। टेम्परेरी सप्लाई चेन नहीं करेंगे, वल्नरेबल, कमजोर नहीं। एक रेजिलियंट, एक मजबूत सप्लाई चेन डेवलप करने में, बिल्ड करने में उनका फोकस था, और पर्टिकुलरली इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर जापान की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है विल हेल्प इंडिया ओवरकम चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइनीज रेस्ट्रिक्शंस। तो चाइना के रेस्ट्रिक्शन के बाद जो भी हमको चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए जापान हमारा साथ दे रहा है। द टू लीडर्स, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, अब आ जाएगा समझ में। द टू लीडर्स, दो लीडर्स, ऑल्सो, अब टू लीडर्स किसको कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को और दूसरे जापान के प्राइम मिनिस्टर को। जो दो लीडर्स हैं ऑल्सो अपडेट करा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू इंक्लूड एनुअल डायलॉग्स एट द एनएसए लेवल। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग रहेंगी दो, एनुअल में एक बार डायलॉग उनमें हुआ करेगा सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर। इन एडिशन, उसके अतिरिक्त दे स्ट्रांगली कंडेम करा उन्होंने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को एंड डैश टेररिज्म, और कैसे टेररिज्म को, ह्यूमैनिटेरियन टेररिज्म होता नहीं है भाई, ह्यूमैनिटेरियन तो मानवता की बात करेंगे, टेररिज्म थोड़ी होगा, तो काटो। रीजनल टेररिज्म की बात तो नहीं करी गई, दो देश आपस में रीजनल टेररिज्म की तो बात नहीं करेंगे। हमने कभी भी किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कभी हमने नक्सलवाद की बात करी है, नहीं करते हम, क्योंकि वो हमारा इंटरनल, वो रीजनल, तो रीजनल की बात यहाँ पर तो नहीं होगी। इकोनॉमिक टेररिज्म होता नहीं है, इकोनॉमिक टेररिज्म थोड़ी है यहाँ, और बात हो रही है क्रॉस बॉर्डर जो पाकिस्तान हमारे साथ करता है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। वाइल एम्फेसाइजिंग द अपकमिंग क्वाड समिट डेस्पाइट अनसर्टेनिटीज क्रिएटेड बाय यूएस के किन चीज़ों के बाद, देखो अनसर्टेनिटीज पकड़ो, वर्ड से आप एक वर्ड पकड़ोगे, अगला आपको वहां पर मिल जाएगा। डेस्पाइट अनसर्टेनिटीज किस चीज़ से आई होंगी, बस इतना सोच लो। कोई रिफॉर्म आया, रिफॉर्म से कभी भी अनिश्चितता नहीं आएगी, रिफॉर्म से, रिफॉर्म तो सुधार करे जाते हैं, चीज़ों को सुधार किया जाता है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर, तो फिर नेगेटिव ही चीज़ आएगी, नेगेटिव चीज़ के लिए नेगेटिव वर्ड आएगा आगे। डिसबर्समेंट, चीज़ों को प्रदान कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ट्रीटीज, संबंधों से अगर ट्रीटी करेगी, कोई समझौते करेगी, उससे अनसर्टेनिटी से नहीं की। टैरिफ से, जो यूएस के टैरिफ्स है ना, उन्होंने अनसर्टेनिटीज बढ़ाई है, उसके बावजूद भी एम्फेसाइज कर रहे हैं हम अपने अपकमिंग क्वाड समिट पर, तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, टैरिफ्स। PQRS,
PQRS का क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा ध्यान से, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। चलिए भाई पढ़िएगा। जापान्स कंसर्न्स इन द ईस्ट चाइना सी एंड इट्स टेंशंस विद द यूएस एडेड टू द अर्जेंसी ऑफ द मीटिंग। जापान की जो चिंता है ईस्ट चाइना सी में और इसकी टेंशन जो यूएस के साथ में चल रही है, एडेड टू द अर्जेंसी ऑफ द मीटिंग, वो और ज़्यादा ज़रूरत इस मीटिंग की पड़ी उससे। द इंडियन जापान समिट हाईलाइटेड बोथ बायलैटरल कोऑपरेशन एंड शेयर्ड जियोपॉलिटिकल चैलेंज। इंडिया जापान का जो समिट था उसने हाईलाइट करा बोथ बायलैटरल कोऑपरेशन और शेयर्ड जियोपॉलिटिकल चैलेंज को। द लीडर्स एम्फसाइज टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन सप्लाई चेन्स एंड सिक्योरिटी टाइज एमिड्स ग्लोबल पावर टर्मोइल। द समिट सिग्नल द स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया जापान रिलेशंस। अब देखो एमिड्स का मतलब बीच में, एमिड्स ग्लोबल पावर टर्मोइल द समिट। अब ये बात चल रही है द समिट की, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले बात आ गई, कहीं ना कहीं इसमें पैराग्राफ में कहीं ना कहीं समिट के बारे में जिक्र हो चुका। कौन सा समिट हमें नहीं पता, तो यहाँ पर जो द समिट है ना उसमें पता ही नहीं कि कौन से समिट के बारे में बात हो रही है, तो फिर ये एस ऑप्शन से तो कभी भी इस पैराग्राफ की शुरुआत नहीं की जा सकती। तो एस ऑप्शन सबसे पहले काटो। द लीडर्स एम्फसाइज्ड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन सप्लाई चेन्स एंड सिक्योरिटी टाइज। कहाँ के लीडर्स ने एम्फसाइज किया, ये बात हमको आर से समझ में नहीं आएगी, तो इसका मतलब बात कहीं और से शुरू हुई है। आर ऑप्शन इसलिए कट जाएगा। ऑप्शन बचते हैं क्यू और पी। अगर आप शुरुआत करेंगे पी से, जापान की कंसर्न है ईस्ट चाइना सी को लेकर और इसकी टेंशन जो यूएस के साथ में, एडेड टू द अर्जेंसी ऑफ द मीटिंग। अब बात कौन सी मीटिंग की चल रही है ये यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब किसी मीटिंग की बातचीत और भी पहले हो चुकी है। पी से पहले भी कोई ऑप्शन आ चुका है, इसका मतलब तो पी ऑप्शन भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है क्यू आर पी एस। तो देखा आपने, इस तरीके से आप चीज़ों को अगर देखते चले जाएंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर आपका जो ऑप्शन बचेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिए इसको। द इंडिया जापान समिट। अब बात चल रही, देखो यहाँ पर द समिट से समझ में नहीं आता कौन सा है, लेकिन यहाँ पर इससे समझ में आ गया क्यू ऑप्शन से कि भाई जापान इंडिया का जो समिट है ना वो हाईलाइट करता है बायलैटरल कोऑपरेशन को और शेयर्ड जियोपॉलिटिकल चैलेंज को। उसके बाद द लीडर्स, अब जो लीडर्स ने समिट किया, भाई समिट में लीडर्स शामिल रहे होंगे, लीडर्स ने एम्फेसाइज करा है जापान की टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को, सप्लाई चेन्स को और सिक्योरिटी टाइज को। इसके बाद फिर पी पर आए, जापान की जो चिंता थी ईस्ट चाइना सी में है और उसकी यूएस के साथ में जो संबंध है उसमें एडेड टू द अर्जेंसी ऑफ द मीटिंग, इस मीटिंग की अर्जेंसी। तो मीटिंग कौन सी समझ में आ गया कि इंडिया और जापान के बीच की मीटिंग की बात हो रही है, पी ऑप्शन यहाँ पर आ गया। और लास्ट में अमेज ग्लोबल पावर टर्मोइल, ये जो समिट है ये सिग्नल करता है स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया जापान रिलेशन। तो क्यू आर पी एस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, ये आपको पीडीएफ से मिल जाएगी और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहीं पर हम सारी की सारी पीडीएफ्स और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल आपको कराते रहते हैं। चलिए भाई अब लास्ट पोर्शन वोकैब प्रैक्टिस, इसको भी कर लेते हैं। जितना आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है वोकैब सारा का सारा याद कर लेते हैं आप दोबारा से। तो यहाँ पर एक क्विक रिवीजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, करें फिर शुरुआत इसकी। चलिए भाई, द सीईओ सडन रेजिग्नेशन क्रिएटेड अ डैश इन कंपनी लिविंग इन्वेस्टर्स एंग्शियस। सडन क्या हुआ, रेजिग्नेशन हो गया। भाई कोई सीईओ है किसी कंपनी का, कोई सीईओ है, बहुत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, उसका मालिक ही कह सकते हो आप एक तरीके से। उसने क्या करा है, रेजिग्नेशन हो गया, उसका रेजिग्नेशन हो गया। तो अब वो क्या कर रहा है भाई, क्रिएट करेगा, वो क्या चर्न करेगा, काम, स्टैग्नेशन या फिर कंपोजर। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई जब सीईओ ने सडन रिजाइन कर दिया तो फिर क्या हुआ, कंपनी में चर्न होगा, उथल पुथल हो जाएगी। भाई सीईओ ही चला गया, लीडर ही चला गया तो कंपनी तो बिखर जाएगी ना एकदम से। तो चर्न, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम। मोबिलिटी का सिनोनिम पूछा है आपसे। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट की एबिलिटी, मोबिलिटी मोबाइल करने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की एबिलिटी। रिजिडिटी, इमोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्टेसिस। बताइए भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी। द शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल क्या। शिफ्ट है, आप फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है ना, चेंज आ रहा है। ट्रांजिशन, हल्ट, इनर्शिया या फिर रिसेशन। ट्रांजिशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। करेक्ट यूज आपको प्रीफेक्चर का बताना है। प्रीफेक्चर जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट होते हैं वैसे ही जापान में प्रीफेक्चर होते हैं, प्रांत को बोलते हैं, क्षेत्र को। ही बॉट ए प्रीफेक्चर ऑफ ग्रेप्स काटो। जापान इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रीफेक्चर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सप्लाई चेन, दैट
कैन विदस्टैंड एक्सटर्नल शॉक्स इज कॉल्ड। एक ऐसी सप्लाई चेन है जो विदस्टैंड कर सकती है एक्सटर्नल शॉक्स को, बाहर से जो भी झटके लग सकते हैं उनको कहीं ना कहीं वो झेल जाएगी, ऐसी सप्लाई चेन है। तो वो कैसी है, मजबूत है कहीं ना कहीं, तो रेजिलियंट है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फ्रेजाइल, ब्रिटल और वल्नरेबल तो कमजोर होते हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ड बेस्ट मैचेस का मतलब वही सिनोनिम पूछा है आपसे, कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ में काम करना। कॉन्स्पिरेसी, कोऑपरेशन, राइवलरी या फिर होस्टिलिटी। नहीं, कोऑपरेशन को बोलते हैं। सिक्स्थ का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, कोलैबोरेशन यानी कि कोऑपरेशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन ऑफन डैश नेशंस दैट वायलेट ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन क्या करती है, ऑफन जो वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को उनका यूनाइटेड नेशन क्या करते हैं, कंडेम, अपलोड, अप्रिशिएट या फेलिसिटेट। तारीफ वगैरह नहीं करी जाती है, कंडेम करती है, उसकी निंदा करती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द प्लान वॉज अप्रूव्ड, प्लान अप्रूव कर दिया गया विद माइनर चेंजेस, कुछ चेंजेस के साथ। ऑल्दो, डिस्पाइट, अल्बीट या फिर वेरेस। अल्बीट आ जाएगा, यद्यपि कुछ माइनर चेंजेस हुए लेकिन प्लान को अप्रूव तो कर दिया गया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। करेक्ट एंटोनियम पूछा अपटर्न का। अपटर्न का मतलब होता है सुधार करना, तो अपटर्न का नीचे डाउनवर्ड जाएगा, डिक्लाइन करेगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अपटर्न ऊपर जाकर खेल बदल दिया आपने, मतलब क्या आपने सुधार करा, इंप्रूवमेंट, तो डिक्लाइन इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल डैश हैज डिस्टेबलाइज द रीजन। पॉलिटिकल क्या चल रहा है जिससे कि इस रीजन में डिस्टेबलाइजेशन हो गया, टर्मोइल चल रहा है, पीस से थोड़ी ना हो जाएगा, कामनेस से थोड़ी हो जाएगा, हार्मनी से थोड़ी ना डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टर्मोइल चल रहा है, वहां पर कियोस चल रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट। द पार्टी बिल्ट इट्स नेटवर्क एट ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट लेवल पर पार्टी ने अपने नेटवर्क को बनाया है। ग्रास रूट मतलब एकदम बुनियादी लेवल पर, बेसिक लेवल पर, तो यहाँ पर ग्रास रूट का मतलब है अर्बनाइट, अर्बनलाइट नहीं, फंडामेंटल बेस, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फंडामेंटल बेस उस लेवल पर अगर करा है तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हिज रेपुटेशन इज अंडर अ क्लाउड, उसकी जो रेपुटेशन है वो अंडर अ क्लाउड है, मतलब कहीं ना कहीं उस पर शक हो चुका है, डाउटफुल है, सस्पिशियस है, हाईली रेस्पेक्टेड नहीं है, सस्पिशियस या फिर डाउट, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पिशियस होना, डाउटफुल होना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इन द वेक ऑफ द फ्लड्स थाउजेंड्स वर डिस्प्ले। अब तो आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, ये तो सारे आप खुद से भी कर लेंगे क्योंकि अच्छे से आपने शुरू में पढ़ लिया, और यहाँ पर तो केवल हम प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद तो भाई रट जाएंगी चीज़ें। इन द वेक ऑफ द फ्लड्स, तो इसी बात पे अगर आप अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो अभी के अभी लाइक कर देंगे सारे बच्चे, बेटा लाइक करिएगा सारे सर। इन द वेक ऑफ द फ्लड्स थाउजेंड्स वर डिस्प्लेस्ड, तो इन द वेक ऑफ द फ्लड्स का मतलब क्या होता है, बिफोर, ड्यूरिंग, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ। फ्लड्स के कंसिक्वेंस में ही तो थाउजेंड्स वर डिस्प्लेस्ड, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 13 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ही इज अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब क्या, वो अपने फादर पेरेंट्स के जैसा ही होगा, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वेरी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स नहीं, एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स इन कैरेक्टर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, शी विल ब्रिंग ओवर हर फ्रेंड्स फॉर डिनर, मतलब लेकर आएगी, ब्रिंग ओवर का मतलब कन्विंस करेगी, कैरी अक्रॉस, अवॉइड या फिर पोस्टपोन, तो 15 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैरी अक्रॉस, लेकर के आएगी फ्रेंड्स को डिनर के लिए। द लॉयर ट्राइड टू ब्रिंग अप अ न्यू पॉइंट इन द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में लॉयर ने ट्राई करा है कि एक नया पॉइंट लेकर के आई। हेयर ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, उठाना, मुद्दे को उठाना, अबेंडन नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, सप्रेस नहीं करना, मेंशन करना है, मेंशन करने का मतलब होता है ब्रिंग अप करना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ही ट्राई टू ब्रश ऑफ का मतलब होता है इग्नोर करना, क्रिटिसिज्म को उसने इग्नोर करने का सोचा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रश अप का मतलब होता है चीज़ों को रिवाइज करना, चीज़ों को और अच्छे तरीके से पॉलिश कर देना, पॉलिश और रिवाइज, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। स्पेनिश बिफोर द ट्रिप मीनिंग, तो ब्रश अप का मतलब क्या है, रिवाइज करना, स्पेनिश यानी कि लैंग्वेज की बात हो रही है। अ नोटिस बोर्ड रीड, एक नोटिस बोर्ड में लिखा था, रीड का मतलब वहां पर लिखा था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स यानी कि जो घुसपैठी हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, उनको सजा दी जाएगी। ट्रेसपासर्स आर पीपल, कौन से लोग हैं, जो एंट्री लेते हैं बिना किसी परमिशन के, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो वो कैसी प्रॉपर्टी, एक नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि भाई ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो कोई एक घर होगा, कोई बिल्डिंग होगी, उसके अंदर कोई अगर चला जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विदाउट एंटर, परमिशन करता है जो, बिना किसी परमिशन के जो कोई एंटर करता है उसको बोलते हैं ट्रेसपासर। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस विनो, विनो का मतलब होता है छानना, फार्मर्स विनो करते हैं ग्रेन को टू सेपरेट हस्क फ्रॉम सीड्स, हाँ ये तो ठीक है भाई, फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रेन से हस्क को हटाते हैं, तो वो विनो का प्रोसेस है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक पर्सन हु असिस्ट, अच्छा दो ही बचे होंगे ना अभी तो, एक का आंसर आपको देना बेटा, इसमें से एक का आंसर आपको देना है, अब मैं देखता हूँ कौन सा आपको एकदम तगड़ा सा दिया जाएगा, हल्का तो नहीं देंगे आपको। अ पर्सन हु असिस्ट इन कमिटिंग अ क्राइम, एक क्राइम को
करने में अगर कोई पर्सन असिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटोनिम, एफेमेरल का पूछा इसमें आपसे, एंटोनिम पूछा एम इसका एंटोनिम। ठीक है, तो भाई आप एफेमेरल का ही बताएंगे, आप एफेमेरल का ही बताएंगे। एक पर्सन जो कमिट करता है क्राइम को उसको बोलते हैं अकम्प्लिस, अकम्प्लिस, ठीक है, जो साथ में है। अकम्पनी, अगर आप किसी क्रिमिनल को अकम्पनी कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अपराध में साथी को बोलते हैं अकम्प्लिस, ठीक है जी। 22 का आंसर आप देंगे क्वेश्चन नंबर 22, और ABCD में नहीं देंगे, पूरा का पूरा वर्ड लिखेंगे जो आंसर है। ऑलराइट, 22 क्वेश्चन थे आज। तो कितना हो गया भाई, 10 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में और 22 थे आज बाद वाले में। 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 7+ क्वेश्चन बन रहे हैं तो एक, क्योंकि क्वेश्चन आज इजी थे वो वाले, तो आपका एक अच्छा स्कोर है। और 22 में से अगर आप यहाँ पर 17+ कर ले रहे हैं तो भी एक अच्छा स्कोर है। तो लगभग 32 में से अगर आपका 17 और 7 कितना हो जाता है, 24। अगर आपके 24 क्वेश्चंस आपके आज करेक्ट हो रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे और अपना स्कोर जरूर बताएंगे। अपना स्कोर आप डेली जरूर बताएंगे, क्योंकि उससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है, आप कितना चीज़ों को सीख रहे हैं। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, आप लगातार मेहनत करते रहिए बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव नाइस डे।